अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये बीएफडी यानी बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस जो कि सीए का बड़ा कोर सब्जेक्ट है सी फैप स्ट्रीम का, उससे रिलेटेड दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने से रिलेटेड है। आई कैप ने अभी रिसेंटली दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर की हैं रिलेटिंग बीएफडी। पहली अपडेट तो ये है कि ये क्लैरिफिकेशन आ गई कि अब समर 2024 की अटेम्प्ट में जो बीएफटी है ये सीबीई नहीं होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका नहीं होगा। ये नॉर्मली ही कंडक्ट किया जाएगा जैसे आमतौर पे एग्जाम हॉल में रिटन अंदाज में होता है, तो बच्चे उसी तरह से इस पेपर को कंडक्ट कर रहे होंगे। सिर्फ एक नया सब्जेक्ट एसपीएम यानी सी फैप 3 को आई कैप ने अब सीबीई कंडक्ट करने का फैसला किया है, यानी 3 पेपर सीबीई होंगे और जो बाकी 3 पेपर्स हैं वो सीबीई नहीं होंगे अभी। लेकिन आई कैप ने ये भी बता दिया साथ कि विंटर 2024 में सारे पेपर्स सीफैप के और एमएसए के ये सीबीई होंगे। लेकिन एक कह लें कि एक छोटी सी रिजर्वेशन स्टेटमेंट भी साथ मौजूद है कि फिर भी इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि सारे के सारे सीफैप और एमएसए के पेपर्स जो हैं इन विंटर 2024 अटेम्प्ट दोज विल बी सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उनका होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आई कैप ने की है वो ये है कि बीएफडी अब ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होगा। यानी पहले जो स्टूडेंट्स के पास एक प्रिविलेज होती थी कि वो अपने साथ कोई सी 3 किताबें पब्लिश्ड और बाइंडेड फॉर्म में वो साथ लेके जा सकते थे, अब उनके पास ये प्रिविलेज अवेलेबल नहीं होगा। आई कैप ने अपना जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है आई कैप की वेबसाइट पे, वहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दी है। मतलब क्या क्लैरिफिकेशन है, वहाँ पे अब कोई बुक्स की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड वहाँ पे मेंशन्ड है कि फॉर्मूला शीट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। ये सैंपल पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एसीसीए का पेपर है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इसको P4 भी कहते हैं। तो वहाँ पे ये कॉमन प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से फॉर्मूला शीट दी जाती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 2 पेजेस पे आपको फॉर्मूलाज नज़र आ रहे होंगे और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी फॉर्मेट के ऊपर आई कैप बीएफडी में बीएफडी के कैंडिडेट्स को फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड करेगा जो कि अप्लाई हो रहे होंगे एग्जामिनेशन में, और साथ प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स अवेलेबल होंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसी फुटिंग्स पे आई कैप प्लान कर रहा है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला शीट्स दे। मकसद ये है कि बस स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज में फैसिलिटेट कर दिया जाए, बाकी बुक्स की जो ऑप्शन है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो इस चेंज ऑफ पॉलिसी के पेश नज़र जो सवाल अराइज होता है वो ये है कि अब एग्जामिनर बीएफटी का क्या टोन ऑफ द पेपर चेंज करेगा और स्टूडेंट्स को इस चीज़ के हवाले से कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, मेरी इसके ऊपर ये टेक है कि एग्जामिनर ने जो पेपर की टोन है वो 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स पहले से सेट कर दी हुई है, और वो ये है कि एग्जामिनर अगर थ्योरेटिकल टेस्टिंग करता है तो उसकी नोयत एनालिटिकल होती है, ना कि वो नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग करे, यानी कि वो बच्चों से रिप्रोड्यूस करवाए कॉन्सेप्ट्स को। क्योंकि देखें, सी फैप की जो लेवल है वो स्ट्रेटेजिक लेवल का है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिप्रोडक्शन करवाना सूट नहीं करता। मैं तो इवन एमएफए जो कि कैफ लेवल है उस लेवल पे भी रिप्रोडक्शन को यानी कि नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो एग्जामिनर अगर हम 4, 5, 6 अटैम्प्ट से एनालाइज करें तो एग्जामिनर जब टेस्टिंग करता है थ्योरेटिकल नोयत की, तो ऐसी होती है कि फॉर इंस्टेंस पार्ट ए 18 या 20 नंबर का है या 15 नंबर का है जो कि एंटायरली कैलकुलेशन बेस्ड है, तो जो उसका पार्ट बी या सी होता है वो उसी कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट वो थ्योरेटिकल टेस्टिंग करता है। मुझे आप फॉर इंस्टेंस कुछ एक्सप्लेनेशन दो या मुझे डिस्क्रिप्शन करो या क्रिटिकल एनालिसिस करो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब एग्जामिनर के पास एक एरिया ओपन हो गया है, अनलॉक हो गया है, जो कि पहले उसके पास अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि उसको मालूम होता था कि स्टूडेंट के पास किताबें मौजूद हैं तो मैं कोई नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग नहीं कर सकता, इनसे कुछ रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकता। लेकिन अब इस चीज़ का कुशन उसके पास अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल देता हूँ, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, पार्ट ए में उसने 15, 16, 17 या 20 नंबर का सवाल टेस्ट किया है, सारा एपीपी पे बेस्ड है और कैलकुलेशंस के ऊपर है, और पार्ट बी या सी में हो सकता है वो पूछ ले कि भाई एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू किन किन सिनेरियोज में इस्तेमाल होता है। वो पूछ ले भाई इसकी एजम्पशंस क्या है इस मॉडल की, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। इट इज़ पॉसिबल कि वो ऐसी टेस्टिंग भी आपके साथ कर ले, लेकिन अगर वो करता भी है तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, क्योंकि पेपर स्ट्रेटेजिक लेवल का है। लेकिन स्टूडेंट्स को बेटा अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि पहले बच्चों का ज़्यादातर एम्फेसिस होता था कि भाई न्यूमेरिकली दे शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड एनालिटिकली एज वेल। जब वो किसी टॉपिक को पढ़ते थे तो वो उसकी जो क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस
का जो एरिया है उस पर फोकस उनका होता था और न्यूमेरिकल टेस्टिंग के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता था। लेकिन अब साथ साथ आपने बेटा उनकी जो नॉलेज है उसके ऊपर भी अच्छी ग्रिप रखने की कोशिश करनी है। यू हैव टू कीप द इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईच कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। और जाहिर है ये अब स्टेज वैसे ही बेटा एडवांस लेवल की स्टेज है, इसमें खासतौर पे बीएफडी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कीप द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईच टॉपिक इन योर माइंड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक स्टूडेंट एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली और एनालिटिकली समझता है, अंडरस्टैंड करता है, ताकि उसकी एप्लीकेशन ऑन द क्वेश्चन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छी हो, तो इन द कोर्स ऑफ इट ऑटोमेटिकली उसके सेलिएंट फीचर्स उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बीएफडी एक ऐसा पेपर है कि जिसके टॉपिक्स के का जो नॉलेज है उसका जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके लिए बच्चे को कोई सेपरेट एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अगेन थोड़ा सा आपको अब जब किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा कि बेटा आपकी ना सिर्फ एप्लीकेशन स्ट्रांग हो, बल्कि अगर कहीं पे नॉलेज भी आपका पूछ ले उस टॉपिक के ऊपर तो आप उसके ऊपर उसको जवाब दे सकें। तो आप फॉर इंस्टेंस कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस, डिफरेंशिएशन बिटवीन द डिफरेंट टॉपिक्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, assumptions ऑफ द डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट मॉडल्स, इसके ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए एंड यू शुड हैव द नॉलेज फॉर दैट। क्योंकि पहले अक्सर औकात ये होता था बच्चे इस तरह की चीज़ों को सिर्फ समझ लेते थे, लेकिन उनके जहन में होता था कि अगर एग्जामिनर इसको पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, जिसके कम चांसेस हैं, तो मेरे पास किताब होगी, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो बेटा इस चीज़ का अब आपने खास ख्याल रखना है। जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कोई इजाफा नहीं है, कोई नए टॉपिक्स नहीं आए, इवन कुछ डिलीट भी नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। यस, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। आपको कस्टमाइज करनी पड़ेगी अपनी अप्रोच, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर रिस्क। तो एग्जामिनर ने अगर नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग कर ली तो बेटा आपके जहन में एक टॉपिक के सेलिएंट फीचर्स भी होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एग्जामिनर की टोन चेंज होगी या नहीं होगी एंड हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड टू दैट पॉसिबल चेंज इन टोन। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।